वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके जीएस के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको उत्तर और व्याख्या भी दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और व्याख्या को आपको दोस्तों वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ लेना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था पीर अली खान जी के भी द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा भी किया गया था और अमर सिंह के द्वारा भी किया गया था। दोस्तों, पीर अली खान जो है पटना से किए थे और कुंवर सिंह के छोटे भाई थे अमर सिंह, तो ये लोग जगदीशपुर से किए थे। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाबू कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वप्रथम सर्वप्रमुख और सबसे प्रसिद्ध नेता थे, लेकिन पटना शहर में इसका नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने किया था और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को जारी रखा था। अतः एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, यह कमी जो है यह वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है और वस्तु के भार में होने वाली यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यह किया गया है कैमूर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये आपको याद रखना है, काफी बार ये प्रश्न बनकर आपके सामने आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो दोस्तों, इसमें जो है दाब जो है ये अदिश राशि है और बाकी बल वेग जो है ये सदिश राशि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं, ये आपको याद रखना है। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, ये सभी में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, वह नदी है सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बागमती और गंडक हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और पटना के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन और फल्गु भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल
और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लागू की, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर राजस्व की दर अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य जो है यह रक्त में शर्करा के स्तर को घटाना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन रक्त में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं जैसे यकृत मांसपेशियों में प्रवेश करने में मदद करता है, ताकि इसे ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सके या भविष्य के लिए ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जा सके। इस प्रकार यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है यह बेगूसराय में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। यह बेगूसराय जिले में स्थित है, एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है जिसे बिहार का पहला रामसर स्थल का दर्जा भी मिला है। ये आपको याद रखना है, बिहार का पहला रामसर स्थल का दर्जा किसे मिला है? तो कांवर झील को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो दोस्तों यह बिताया गया था श्रवणबेलगोला में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था। वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं पर संलेखना उपासना द्वारा प्राण त्याग दिए, विधि से अपने शरीर त्याग दिए थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए उपयोग होने वाली मिश्र धातु का गुण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो यह होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वह गर्म हो सके और गलनांक निम्न होता है ताकि जब भी सर्किट में अत्यधिक करंट प्रवाहित हो तो यह तुरंत पिघल जाए और सर्किट को तोड़ दे, जिससे उपकरण सुरक्षित रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। क्या था तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह है 3/20 भाग पर नील की खेती करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तिनकठिया प्रथा के तहत चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा यानी जो 20 कट्ठा का होता था में से 3 कट्ठा जमीन पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। हमारा अगला प्रश्न है कि दाब की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है दाब की? तो एसआई इकाई है दाब की पास्कल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दाब की एसआई इकाई पास्कल है, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। न्यूटन बल की और जूल कार्य ऊर्जा की इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था नई दिल्ली में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्तदाता समूह ओ विशेष रूप से ओ निगेटिव को सर्वदाता
कहा जाता है, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन ए या बी नहीं होता है, इसीलिए यह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और इन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान का निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एक रंगहीन गैस है जिसे सूंघने पर हल्की सी हंसी या उत्साह का अनुभव होता है, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जहानाबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक बराबर की गुफाएं जहानाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविक संप्रदाय के भिक्षुकों के लिए करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह करवाया गया था पाटलिपुत्रा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षक में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली जमीनी हलचल या कंपन भूकंपीय का पता लगाता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1878 में वायसराय लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना था जो ब्रिटिश सरकार की आलोचनाएं करते थे। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जिससे रेडियो संचार संभव हो पाता है? तो उस परत का नाम है दोस्तों आयन मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आयन मंडल वायुमंडल की एक अवशेषित परत है जो जब पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस परत से टकराती है तो यह उन्हें वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है, जिससे लंबी दूरी का रेडियो संचार संभव हो पाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली जो है यह है दोस्तों सोन परियोजना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नहर प्रणाली जिसका निर्माण 1874 में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुआ था, बिहार की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म जो होता है ये आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है? तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज यानी टाइलिन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हमारी लार में स्लाइवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था? दोस्तों, यह शुरू हुआ था चित्तरंजन दास यानी CR दास की अध्यक्षता में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1922 का गया अधिवेशन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन को लेकर कांग्रेस में मतभेद उभरे थे। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों, यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस में गैस है जो कि पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में रोक लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत यानी क्रोड मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी हुई है? तो दोस्तों, यह बना हुआ है निकेल और लोहा का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड बहुत ही सघन और भारी धातुओं से बनी है, जिसके मुख्य घटक निकेल और लोहा फेरस है। इसीलिए इस परत को नीफेक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पटाखा में चमकीला लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो पटाखा में जो है चमकीला लाल रंग एस्ट्रोनियम के कारण उपस्थित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आतिशबाजी में अलग अलग रंगों के लिए विभिन्न धातुओं लवणों का उपयोग किया जाता है। चमकीला लाल रंग एस्टोनियम के लवणों में, हरा रंग बेरियम के लवणों में और पीला रंग जो है सोडियम के लवणों में उत्पन्न होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर के हिस्से में फैली हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनेक उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मिश्रित ग्रंथि वह होती है जो अंतःस्रावित हार्मोन बनाने वाली और बाह्य स्रावित एंजाइम बनाने वाली दोनों तरह से काम करती है। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन और पाचक रस एंजाइम दोनों का स्रावन करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वह मुख्य रूप से बहिर्स्रावित ग्रंथि है, यानी कि एंजाइम निकालता है यकृत। हमारा अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जी थे। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने मौर्यकालीन भारत विशेषकर पाटलिपुत्र के साम्राज्य और प्रशासन का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह है कि नाभिकीय संलयन के कारण इसका मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इसमें अत्यधिक दाब और ताप पर हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उस जिला का नाम है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 राज्यों में से पश्चिम चंपारण जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में कनिष्क के दरबारी कवि अशोक घोष ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम है दोस्तों बी और सी दोनों। बाकी ए डी ए के जो है वसा में घुलनशील होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न का कि विटामिन को 2 समूहों में बांटा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं, अतः एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था आरंभ राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद उसी वर्ष आंध्र प्रदेश ने भी इस प्रणाली को लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरण फाइबर की आंतरिक सतहों से बार बार टकराकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है, जिससे डेटा को बहुत लंबी दूरी तक तेजी से भेजा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत स्थित है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से है? तो यह स्थित है दोस्तों बांका जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत के बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवताओं और असुरों के ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान इसे मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, यानी कार्यकाल 1884 से 1888 था। हमारा अगला प्रश्न है कि एलएसजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक जो है यह है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एलपीजी जो घरेलू रसोई गैसों के रूप में उपयोग होती है, मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नामक हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, अतः एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बोला गया है, तो इसकी रचना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है मध्य कान में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सॉरी दोस्तों, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे मध्य कान में पाई जाती है। यह ध्वनि कंपनों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1937 के चुनावों के बाद जब कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया तो 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी और वे बिहार के पहले प्रधानमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा गया था, बने। बाद में कांग्रेस के सहमत होने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था? तो यह रखा गया था औरंगजेब के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1704 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम उस शान, जो उस समय बिहार का सूबेदार था, के अनुरोध पर पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है एक तरह का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत कम तापमान यानी -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो वह द्रव बने बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासक भारत के संसाधनों को लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सभी कार्बन यौगिकों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो उस कार्बन तत्व का नाम है कार्बन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्बनिक रसायन की परिभाषा ही कार्बन के यौगिकों का अध्ययन है। कार्बन में कैटिनेशनल का अद्वितीय गुण होता है, जिससे यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला और वलय बना सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणुओं का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसमें सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं। 50 क्वेश्चन से आगे अगले सेट में आपको बताया जाएगा 51 से 100 तक, ताकि आपको इस सेट से जितने भी प्रश्न मिलेंगे वे आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।